तो स्टेट एंड प्रूफ जॉर्डन होल्डर थ्योरम, इसका केस फर्स्ट, केस सेकंड लास्ट लेक्चर में बताया था, और केस थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी बता चुका था। अब यहाँ देखिए केस थर्ड का सेकंड पार्ट, केस थर्ड सेकंड पार्ट, कंडीशन बी, कंडीशन बी, कंडीशन ए बताया था कि एच G1 इज नॉट इक्वल टू H1, ठीक है, इसकी व्याख्या कर चुका था। अब यहाँ पे G1 इज इक्वल टू H1 की व्याख्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, व्हेन G1 इज इक्वल टू H1, G1 इज इक्वल टू H1, G1 इज इक्वल टू H1 कंडीशन की व्याख्या किया था। आज G1 इज नॉट इक्वल टू H1 को देखते हैं, ठीक है। तो सिंस सीरीज फर्स्ट एंड सेकंड आर कंपोजिशन सीरीज, ठीक है। सीरीज फर्स्ट हम लिए क्या थे पीछे, सीरीज फर्स्ट लिखे थे G इज इक्वल टू, क्या लिखे थे, G इज इक्वल टू G0 इज सुपर सेट ऑफ G1 सुपर सेट ऑफ G2, ऐसे ये लिखे थे ना, डैश डैश, और यहाँ डैश डैश करते हुए यहाँ पे Gn इज सिंगलटन सेट E, और यहाँ पे क्या लिखे थे, G इज इक्वल टू H0 सुपर सेट ऑफ H1 इज सुपर सेट ऑफ H2 डैश डैश, यहाँ क्या लिखे थे, Hm इज इक्वल टू E, ठीक है। तो किसी फाइनाइट ग्रुप की दो कंपोजिशन सीरीज की लेंथ समान होती है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन बी में जब G1 इज नॉट इक्वल टू H1, ठीक है, ये सीरीज फर्स्ट है, ये सीरीज सेकंड है, ठीक है। पीछे का फिर से एक बार हम लिख दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सुन लो, तो ये यदि ग्रुप G की ये कंपोजिशन सीरीज है और ये ग्रुप G की कंपोजिशन सीरीज है, तो निश्चित रूप से G0 अपॉन G1 ये क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा, और यहाँ पे क्या होगा, H0 अपॉन H1 ये सिंपल ग्रुप होगा। तो G0 अपॉन G1, तो G0 को हम G भी कह सकते हैं, तो G अपॉन G1 और H0 को G कह सकते हैं, तो G अपॉन H1 ये दोनों सिंपल ग्रुप होंगे, ठीक है। और जब ये सिंपल ग्रुप होंगे तो निश्चित रूप से G1 क्या होगा, G का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा, यहाँ H1 भी G का क्या होगा, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यदि आप जानते हो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन बताया था कि G का कोई नॉर्मल सब ग्रुप H है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है कब, जब G अपॉन H क्या हो, सिंपल ग्रुप हो, क्या हो, G अपॉन H सिंपल ग्रुप हो। तो G का कोई नॉर्मल सब ग्रुप H है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है जब G अपॉन H क्या हो, सिंपल ग्रुप हो। और ये जो सीरीज है सब ग्रुप का जो सीक्वेंस है वे कंपोजिशन सीरीज कहलाती है G की, जब इसका ईच फैक्टर ग्रुप क्या हो, सिंपल ग्रुप हो, ईच फैक्टर ग्रुप क्या हो, सिंपल ग्रुप हो, ठीक है। तो इसका पहला फैक्टर ग्रुप क्या बनेगा, G अपॉन G1, और इसका क्या बनेगा, G अपॉन H1। तो इस कंपोजिशन सीरीज का पहला जो फैक्टर ग्रुप होगा G अपॉन G1 बनेगा, और इस कंपोजिशन सीरीज का G अपॉन H1 बनेगा। तो हर एक फैक्टर ग्रुप क्या होते हैं, सिंपल ग्रुप होते हैं। तो जब हर एक फैक्टर ग्रुप सिंपल होते हैं तो ये वाला ग्रुप पर्टिकुलर क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा। तो G अपॉन G1 क्या होगा, सिंपल होगा। क्यों सिंपल होगा, क्योंकि G1 G का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप है, और सबसे छोटा इधर है, सबसे बड़ा इधर है, ठीक है। शुरुआत वाला सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा, जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हों। तो यहाँ पे G1 क्या है, G का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, तो G अपॉन G1 क्या होगा, G अपॉन G1 होगा, सिंपल ग्रुप है। और H1 भी G का क्या है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, तो G अपॉन H1 क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा, ठीक है। इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। आइए जानते रहना कि G1 क्या है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है G का, और H1 भी क्या है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ठीक है। इसलिए G अपॉन G1 और G अपॉन H1 क्या होंगे, सिंपल ग्रुप होंगे, ठीक है, सिंपल ग्रुप होंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वही लिखा गया, सिंस सीरीज फर्स्ट एंड सेकंड आर कंपोजिशन सीरीज सो दैट G1
एंड H1, G1 एंड H1 आर मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G सिंस, थोड़ा सा देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पता चला पढ़ा दें आए भी ना। नहीं ना आ रहा है, ठीक है, साफ नहीं आ रहा था। तो क्या लिखेंगे कंडीशन बी में? कंडीशन बी ये है कि when G1 is not equal to H1 the series, since series फर्स्ट एंड सेकंड आर कंपोजिशन सीरीज, तो फर्स्ट सेकंड पीछे है तो इसलिए हम फिर से लिख दिए हैं फर्स्ट सेकंड यहाँ, फर्स्ट सेकंड हम इस सीरीज की बात कर रहे हैं, सेकंड ये सीरीज की बात कर रहे हैं। सो दैट G1 एंड H1 आर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। और आप जानते हो सिंस वी नो दैट द कोशिएंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप इज अगेन ए नॉर्मल सबग्रुप, ठीक है। G1 एंड H1 आर मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, सिंस वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप इज अगेन ए नॉर्मल सबग्रुप है। दो मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप का प्रोडक्ट जो होता है वे क्या होता है? एक नॉर्मल सबग्रुप होता है। देयरफॉर अब जैसे मान लो प्रोडक्ट क्या है, जैसे मान लेते हैं कि G एक ग्रुप है, G इज इक्वल टू यहाँ पे 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। अब एक ठो नॉर्मल सबग्रुप मान लेते हैं H1, और H1 नॉर्मल सबग्रुप है तो इसके एलिमेंट है 1 - 1। सपोज करते हैं कि ये इसको नाम रख लेते हैं G1, इसको हम क्या रख लेते हैं, ये G1 है, और एक हम ले लेते हैं H1, तो H1 इज इक्वल टू क्या मान लो 1 है, ठीक है। तो G1 और H1 दोनों नॉर्मल सबग्रुप हैं, तो यहाँ पे G1 और H1 का प्रोडक्ट करते हैं, G1 और H1, तो G1 H1 का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 1 × 1, फिर क्या करेंगे -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो यहाँ पे G1 H1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आया -1 आया। तो यहाँ देखते हैं कि G के सभी एलिमेंट G1 H1 में कंटेन है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ G1 के सभी एलिमेंट G1 H1 में कंटेन है, ये G1 H1 का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो G1 सबसेट है किसका, G1 H1 का कि नहीं। और यहाँ पे देखो H1 के भी पूरे एलिमेंट ये इसमें कंटेन है G1 H1 में, तो यहाँ कहेंगे कि H1 भी सबसेट है क्या, G1 H1 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल तो ऐसा दिए हैं कि प्रॉपर सबसेट नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट नहीं है, यानी G1 का पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन हो गए, तो G1 में यदि कम एलिमेंट होते, G1 H1 में अधिक एलिमेंट होते, तब इसको हम प्रॉपर सबसेट कहते। तो जो वैसे रियल में G1 और H1 दोनों मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा तो उनका ये G1 और H1 दोनों प्रॉपर सबसेट रहेंगे, लेकिन हमारे में तो आ गया इम्प्रॉपर भी दिख रहा है, क्योंकि पूरे एलिमेंट कंटेन है G1 के, है ना। G1 के देखो पूरे एलिमेंट G1 H1 में कंटेन है, लेकिन एग्जाम्पल हमको ऐसा लेना चाहिए था कि G1 और H1 दो मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप है, तो दोनों का प्रोडक्ट करने से जो सेट प्राप्त होगा उस सेट में अधिक एलिमेंट रहेंगे G1 और H1 से, ठीक है। अर्थात G1 प्रॉपर सबसेट होगा G1 H1 का, और H1 भी प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे H1 में कम एलिमेंट है ना, तो H1 प्रॉपर सबसेट है, लेकिन यहाँ G1 नहीं है, इस प्रकार का मेरा एग्जाम्पल है। लेकिन यदि G1 और H1 दोनों मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप है, ये मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप नहीं है, वो समझाने के लिए हम ले लिए हैं, ठीक है। तो यदि G1 H1 दोनों मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप होंगे ग्रुप G के, तो दोनों का प्रोडक्ट को समझाना चाह रहे थे आपको, इसलिए हम एक एग्जाम्पल दिए। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास था नहीं, इसलिए हम दोनों के जब प्रोडक्ट करते हैं तो निश्चित रूप से
प्रोडक्ट करने से जो सेट प्राप्त होता है वह सेट है, उस सेट का सबसेट होता है G1 भी और H1 भी, हम ये कहना चाहते थे। ठीक है, तो G1 के पूरे एलिमेंट कंटेन है G1 H1 में, तो G1 सबसेट है G1 H1 का, और H1 के पूरे एलिमेंट कंटेन है G1 H1 में, तो H1 भी सबसेट है G1 H1 का। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे सबसेट है, उसे ओरिजिनल में क्या होता है, G1 प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि इसमें कम एलिमेंट हो, इसमें अधिक एलिमेंट हो, बराबर होने का चांस ना हो, और H1 में कम एलिमेंट हो, G1 H1 में अधिक एलिमेंट हो, और इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन हो, तब इसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, तो वही हम कहना चाहते हैं कि वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू मैक्सिमल सबग्रुप, मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप इज अगेन नॉर्मल सबग्रुप, फिर यहाँ मैक्सिमल नहीं लगाते, नॉर्मल सबग्रुप। ठीक है, नॉर्मल सबग्रुप, देयरफॉर G1 H1 इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, बट G1 H1 containing subgroup G1 subgroup G1 and G1 as well as subgroup H1, सबग्रुप H1, यानी दोनों समाहित रहेंगे, G1 भी G1 H1 में समाहित रहेगा, H1 भी समाहित रहेगा। ठीक है, दैट इज, यहाँ पे लिखेंगे G1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ G1 H1 और H1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ G1 H1, दैट इज, यहाँ लिखे भी देते हैं G1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ G1 H1 और H1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ G1 H1। ठीक है, G1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, दैट इज G1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ G1 H1 एंड H1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ G1 H1। प्रॉपर सबसेट इक्वल होने का चांस नहीं है, कम एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, G1 में कम एलिमेंट रहेंगे G1 H1 से, और H1 में कम एलिमेंट रहेंगे G1 H1 से, लेकिन G1 के सब एलिमेंट उपस्थित रहेंगे G1 H1 में, और H1 के सब एलिमेंट कंटेन रहेंगे G1 H1 में। ठीक है, अब देखो, हाँ वो बगल में लिखते रहना उसको सबको, बट G1 इज मैक्सिमल, अब आगे लिखोगे बट G1 इज मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप, मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, G1 क्या है, मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप है ग्रुप G का, एंड H1 इज मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, thus G1 H1 is itself, thus G1 H1 is itself group G, दैट इज G1 H1 इज इक्वल टू क्या होगा G। ठीक है ना, तो G1 H1, अब देखो ये भी पता है, सुनो कि ये सबसे बड़ा नॉर्मल सबग्रुप G1 है और ये क्या है H1 है, और ये भी पता है कि ये इसमें समाहित है, G1 इसमें समाहित है और H1 इसमें समाहित है, और ये भी है कि प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब क्या है, इससे कुछ अधिक एलिमेंट में इसमें होंगे, इसमें कुछ अधिक एलिमेंट होंगे, तो सबसे बड़े नॉर्मल सबग्रुप यही हैं
तो इसमें जब कुछ अधिक एलिमेंट होंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, G1 के बराबर, ठीक है, क्योंकि उससे बड़ा दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप तो होगा नहीं, यदि होगा तो क्या होगा, सिर्फ G होगा, ठीक है। सबसे मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है ना, वो सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उससे बड़ा तो कोई दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप होगा नहीं, यदि होगा तो कौन होगा, G1। यदि G1 H1 नहीं होगा तो कहोगे कि नहीं यार G1 होगा अथवा H1, इसका मान G1 H1 होगा, G1 H1 का मान या तो G1 होगा और G1 H1 का मान या तो H1 होगा और G1 H1 का मान या तो G होगा। तो दो, यदि G1 H1 का मान G1 के बराबर हो गया तो हम G1 को कह चुके हैं कि G1 H1 का प्रॉपर सबसेट है, तो उसके बराबर तो हो नहीं सकता। यदि G1 H1 का मान H1 के बराबर कह दिए तो H1 भी क्या है, G1 H1 का प्रॉपर सबसेट बराबर तो हो नहीं सकता। तब कौन बचा फिर, G1 H1 बराबर G का, G1 H1 बराबर G, ठीक है। दस G1 H1 इज इट सेल्फ है ग्रुप G, दैट इज G1 H1 इज इक्वल टू G, ठीक है। इक्वेशन इसको नाम रख लेते हैं फिफ्थ, 4 तक इक्वेशन डाले थे कल। अदरवाइज यदि मान लो इसको G1 नहीं मानेंगे, G1 H1 को यदि G नहीं मानेंगे तो क्या होगा, अदरवाइज, अन्यथा अदरवाइज G1 H1 का मान क्या होगा, H1 होगा, और G1 H1 का मान G1 होगा। वाइल जबकि आपको ही पता है कि G1 और H1 क्या है, प्रॉपर सबसेट हैं इसके, तो जब प्रॉपर सबसेट है तो इक्वल होने के चांस है नहीं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट तो इक्वल चांस नहीं होता, जब सबसेट होता तो इक्वल भी हो सकता था, पर प्रॉपर सबसेट है तो कम एलिमेंट होंगे। तो लिखो वाइल जबकि, वाइल वी नो दैट H1 and G1, H1 and G1 both are proper subset of G1 H1। So G1 H1 is not equal to G1 और H1। G1 H1 की वैल्यू ना तो G1 के बराबर होगी ना तो H1 के बराबर होगी, तो निश्चित रूप से किसके बराबर होगी, G के बराबर होगी। अब सपोज क्या सपोज करते हैं कि G1 इंटरसेक्शन H1 इज इक्वल टू N। G1 और H1 के इंटरसेक्शन करने से क्या आता है, N आता है। G1 मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है और H1 भी मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होता है, दोनों का इंटरसेक्शन एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, पहले लिख चुके हैं, ठीक है। दो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, दो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन एक क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो मान लिए कि G1 और H1 का इंटरसेक्शन करने से जो आता है उसको N मान लिए, देन N इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 एज वेल एज H1, दोनों का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो N इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H1 लिख लेना, देन N इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 एज वेल एज H1, N इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, N इज हो गया, वो एक साथ लिख सकते हैं, एज वेल H1, ठीक है ना, दोनों का नॉर्मल सब ग्रुप होगा ये, ठीक है। अब लेट N बराबर इसको लिख लेते हैं, N नॉट सुपर सेट ऑफ N1 सुपर सेट ऑफ N2 सुपर सेट ऑफ N3 डैश डैश, इसको लिख लेते हैं सुपर सेट ऑफ NR इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E। ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जब नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्या होगा,
सब ग्रुप होगा। जब सब ग्रुप होगा तो क्या होगा, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, और जब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होगी तो एक ग्रुप का काम भी कर सकता है ये। और जब ग्रुप हो गया तो ग्रुप की एक कंपोजिशन सीरीज है। एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है ना, तो जब नॉर्मल सब तो सब ग्रुप भी होगा, क्योंकि कोई सब ग्रुप ही नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। और सब ग्रुप कौन होता है, जिसमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो ग्रुप की जब सारी प्रॉपर्टी होगी तो खुद एक ग्रुप होगा, जब खुद ग्रुप होगा तो ग्रुप की एक कंपोजिशन सीरीज हो गई। ठीक है, अब ये ग्रुप की कंपोजिशन बी, इसे बी ए कंपोजिशन सीरीज ऑफ एन, बी ए कंपोजिशन सीरीज ऑफ एन, एन की कंपोजिशन सीरीज हो गई। आगे देखो, जब ये एन की कंपोजिशन सीरीज हो गई तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन सीरीज में एन की that two composition series of finite group G, finite group G, finite group G become as follows, कैसे लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू G नॉट इज सुपर सेट ऑफ G1। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखे थे, G इज इक्वल टू H नॉट सुपर सेट ऑफ H1, ये था। आगे हम इनको जोड़ सकते हैं, N इज सुपर सेट ऑफ N1, ये वाली स्टेप को, ये N इज सुपर सेट ऑफ N1 इज सुपर सेट ऑफ N2 डैश डैश सुपर सेट ऑफ N, पहले क्या था इसमें R ना, दो एलिमेंट और हम जोड़ दिए हैं, कौन कौन, देखो G नॉट और G1, तो यहाँ से यहाँ तक तो R एलिमेंट थे, यहाँ गिन चुके थे ना, ये R हैं, लेकिन इसमें क्या है, G0 H1 और जोड़ दिए तो R+1 ये सिंगलटन सेट E। ठीक है, इसमें क्या होगा, H0 H1 दो और जुड़ गए हैं, पहले इसी को उतारना है आगे, N इज सुपर सेट ऑफ N1 इज सुपर सेट ऑफ N2 डैश डैश, और ये क्या होगा, NR+1 इज सिंगलटन सेट E। ठीक है, सिंगलटन सेट E, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन, क्या हो गया 6 ना, और इसका नाम क्या रख लिए 7, क्या रख दिए 6 और 7 बाई थर्ड आइसोमर। अब यहाँ तो ये जानते न हो, जब ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये इसकी हम कंपोजिशन सीरीज जब माने हैं, तो ये जब कंपोजिशन सीरीज माने हैं तो निश्चित रूप से N नॉट अपॉन N1 सिंपल ग्रुप होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, N1 अपॉन N2 सिंपल ग्रुप होगा, N2 अपॉन N3 सिंपल ग्रुप होगा। ठीक है, अब यदि अब ये भी हम दिखा दें, यदि ये दिखा दें इनका कलेक्शन G नॉट, ये तो पहले से पता है कि G अपॉन G1 सिंपल ग्रुप है, यहाँ पे क्या है G अपॉन H1 भी सिंपल ग्रुप है, ये भी पता है कि N अपॉन N1 भी सिंपल ग्रुप है, N अपॉन N1 भी सिंपल ग्रुप है। लेकिन इतना यदि दिखा दें कि G1 अपॉन N और H1 अपॉन N को सिंपल ग्रुप सिद्ध कर दें तो ये क्या हो जाएगी, ग्रुप G की कंपोजिशन सीरीज हो जाएगी। ठीक है, ये N की कंपोजिशन सीरीज है, तो निश्चित रूप से यहाँ N नॉट अपॉन N1 क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा, N1 अपॉन N2 सिंपल ग्रुप होगा, N2 अपॉन N3 सिंपल ग्रुप होगा। यहाँ भी जानते हो कि G1 क्या है, G का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, H1 भी G का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, तो निश्चित रूप से G अपॉन G1 भी क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा, और G अपॉन H1 भी सिंपल ग्रुप होगा। एक स्टेप बचा है प्रूव करने के लिए आपके पास है, यदि हम ये किसी तरह से दिखा दें कि G1 अपॉन N सिंपल ग्रुप है और H1 अपॉन N सिंपल ग्रुप है, तो ये ग्रुप की कंपोजिशन सीरीज हो जाएगी, ग्रुप की कंपोजिशन सीरीज हो जाएगी। तो ये ग्रुप की दोनों कंपोजिशन सीरीज हैं, दोनों की लेंथ R+1 है, R+1 का है R+2,
R+2 लिखोगे, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप की कंपोजिशन सीरीज होगी और दोनों की लेंथ समान है, दिख ही रहा है, ठीक है। तो हमारे पास प्रूफ क्या करना अब जरूरी है, क्योंकि ये n की कंपोजिशन सीरीज है, तो ईच फैक्टर ग्रुप सिंपल ग्रुप होप करेंगे। ये भी हम जानते हैं कि G1 G का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, तो G/G1 भी क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा, और G/H1 भी सिंपल ग्रुप होगा, क्योंकि H1 भी मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का, ठीक है। अब इसको ग्रुप की कंपोजिशन सीरीज इन दोनों को कहने के लिए सिर्फ इतना प्रूव करना जरूरी है कि हम G1/N को सिंपल ग्रुप सिद्ध कर दें और H1/N को सिंपल ग्रुप सिद्ध कर दें। तो ये ग्रुप जी की फाइनाइट ग्रुप की ये दोनों कंपोजिशन सीरीज हो जाएंगी, और फाइनाइट ग्रुप की दोनों कंपोजिशन सीरीज की लेंथ R+1 R+2 है ही। तो यही तो हमारा मकसद भी था कि किसी फाइनाइट ग्रुप की दो कंपोजिशन सीरीज की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। कंपोजिशन सीरीज किसी फाइनाइट ग्रुप की दो कंपोजिशन सीरीज की लेंथ क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो हम अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसी को प्रूफ करने के लिए हमको आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, थर्ड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम लास्ट लेक्चर में प्रूफ करना पड़ा था। और यहाँ यूज होने वाला है थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए हमको पीछे की सभी थ्योरम को प्रूफ करना पड़ा, ठीक है। यहाँ सिर्फ इतना सिद्ध करना है ताकि हम ये कह सकें कि यहाँ पे G1/N और H1/N सिंपल ग्रुप क्यों है। इतना प्रूफ करने के लिए इतना सब प्रूफ करना पड़ा पीछे, ठीक है। G1/N सिंपल ग्रुप क्यों है और H1/N सिंपल ग्रुप क्यों है, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं बाई थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, बाई थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, we know that क्या होता है, G1 इंटरसेक्शन H1 आइसोमॉर्फिक टू G1 H1/H1, ठीक है। वहाँ लिखे थे Gn/N लिखे थे, ठीक है, और यहाँ G लिखे थे, यहाँ G इंटरसेक्शन H लिखे थे, ठीक है। तो G का होमोमॉर्फिक इमेज सिद्ध किए थे, तो G का होमोमॉर्फिक इमेज G के किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में। वहाँ थ्योरम प्रूफ किए थे, यहाँ G था और यहाँ Gn/N था, ठीक है। तो हम G से Gn/N के बीच में एक मैपिंग डिफाइन करके उसको प्रूफ किए थे ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। तो ऑनटू होमोमॉर्फिज्म प्रूफ किए थे, तो ये क्या हो गया था, होमोमॉर्फिक इमेज। और फंडामेंटल थ्योरम से क्या होता है, किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि ये क्या होगा, कर्नल ऑफ एफ है, और कर्नल ऑफ एफ की वैल्यू प्रूफ किए थे कि G1 इंटरसेक्शन H1 के बराबर है। वहाँ G और H थे, यहाँ G1 H1 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको यही पता है कि G1 यहाँ तो सीधे उतार लो, और इसको हम G1 इंटरसेक्शन H1 को क्या माने हैं, यानी इक्वेशन 5th में देख लो, आइसोमॉर्फिक टू G1 H1 को क्या मान लिए हैं, G के बराबर है G1 H1, प्रूव कर चुके हैं पीछे। ये हो गया H1, ठीक है। अब ये पहले से पता है आपको कि H1 G का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं है। तो ये सिंपल ग्रुप है, तो ये भी सिंपल ग्रुप होगा, ये सिंपल ग्रुप है, तो ये भी एक जैसे नेचर दोनों का है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब एक जैसे दोनों का नेचर, ठीक है। तो यदि ये सिंपल ग्रुप है तो ये भी सिंपल ग्रुप होगा। तो ये सिंपल ग्रुप क्यों है, इसका रीजन देना पड़ेगा। क्यों रीजन क्या होगा, ये H1 G का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए क्या हुआ, सिंपल ग्रुप। देयरफॉर G1/N भी सिंपल ग्रुप है। यही हमारा मकसद भी था कि G1/N को सिंपल सिद्ध करना, ठीक है। तो बट ये इक्वेशन हो गया, मान लो ये इक्वेशन हो गया क्या, 8, ठीक है। बट क्या लिख दोगे, बट H1 इज मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, देयरफॉर G/H1 इज सिंपल ग्रुप implies from statement third, from statement A, from statement 8 G1/N is also
आल्सो सिंपल ग्रुप। ठीक है, यदि ये सिंपल ग्रुप है, दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है। ठीक है, तो जैसा ये होगा वैसा ये भी होगा। ठीक है, तो जब जी अपॉन H1 को सिंपल कह दिए तो G1 अपॉन N भी क्या होगा, सिंपल होगा। ठीक है, एंड H1 अपॉन G1 इंटरसेक्शन H1 आइसोमॉर्फिक होगा थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से G1 H1 अपान क्या, G1। अब यहाँ पे देखो H1 अपान इसको N न माने हैं और आइसोमॉर्फिक 2 इसको G माने थे, G अपान G1। और ये भी जानते हो कि G1 भी क्या है, मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप है G का, यहाँ भी ना, बट G1 इज मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, तो इम्प्लाइज G अपॉन G1 इज सिंपल ग्रुप। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम स्टेटमेंट क्या 9, फ्रॉम स्टेटमेंट 9, देन फ्रॉम स्टेटमेंट 9, then from statement 9, then from statement 9 से जब ये क्या हो गया सिंपल ग्रुप, तो इसके बीच में आइसोमॉर्फिज्म है, तो जिस लेवल का नेचर इसका, जो नेचर इसका होगा वही नेचर इसका, तो ये सिंपल है तो ये भी क्या होगा, सिंपल। ठीक है, स्टेटमेंट 9 H1 अपॉन N इज आल्सो सिंपल। ठीक है, सिंपल ग्रुप। अब जब सिंपल ग्रुप सिद्ध कर दिए तो जो हम लिखे थे 6 और 7 सीरीज वे क्या होगी, ग्रुप जी की कंपोजिशन सीरीज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, कंपोजिशन सीरीज। इट मीन्स, जिसका अर्थ है इट मीन्स कंपोजिशन सीरीज कौन, कंपोजिशन सीरीज 6 एंड 7 आर कंपोजिशन सीरीज 6 and 7 each have equal length, each have equal length r+2, दोनों की लेंथ r+2 है। दैट इज करस्पोंडिंग फैक्टर ग्रुप ऑफ बोथ कंपोजिशन सीरीज आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। हेंस लेंथ ऑफ एनी टू कंपोजिशन लेंथ ऑफ एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ फाइनाइट ग्रुप, कंपोजिशन सीरीज ऑफ फाइनाइट ग्रुप आर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट सर्वसम होंगी। ठीक है, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यदि किसी फाइनाइट ग्रुप की दो कंपोजिशन सीरीज लें
तो दोनों कंपोजिशन सीरीज के फैक्टर ग्रुप के बीच जितने फैक्टर ग्रुप पहली कंपोजिशन सीरीज के बनेंगे और दूसरे फैक्टर ग्रुप के बनेंगे, उनके बीच में ये कि हम मैपिंग यदि डिफाइंड करें तो वे वाली मैपिंग क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म टाइप की होती है। ठीक है, यदि 1-1 करेस्पॉन्डिंग मैपिंग यदि डिफाइंड करें तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि किसी फाइनाइट ग्रुप की दो यदि कंपोजिशन सीरीज बनाते हैं तो दोनों कंपोजिशन सीरीज की लेंथ क्या होती है, समान होती है। उसी को हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, दोनों कंपोजिशन सीरीज क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, अर्थात दोनों कंपोजिशन सीरीज के फैक्टर ग्रुप के बीच यदि हम एक मैपिंग डिफाइंड करें तो वह मैपिंग क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म टाइप की होगी, तुल्यकारी मैपिंग होगी। ठीक है, तो इस प्रकार इतना आप लिख दोगे तो आप 10 नंबर पा जाओगे। 10 नंबर की थ्योरम आती है। ठीक है, तो पूरे स्टेप डिस्कस करने की कोशिश किए हैं। इसको 2-3 बार लिख करके और संडे को लिखना तैयार करके आना। तो ठीक है, आपकी बात संडे का टेस्ट है 3:30 से 5। पूरे दिन पढ़ना।